बहुत बहुत पुरानी बात है, जब धरती पर न शब्द थे न लिपि। सोचिए, सिर्फ पत्थर थे, हवा थी और शायद आग का कुछ प्रकाश। और बस इन्हीं के बीच इंसान ने अपने होने का मतलब खोजना शुरू किया। और जानते हैं, यहीं से भारत की कहानी शुरू होती है। तो आज हम सब मिलकर इस महान सभ्यता के पन्ने पलटेंगे, हजारों सालों के सफर को महसूस करेंगे। चलिए ये सफर शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से। अस्तित्व की पहली खोज। ये वो वक्त था जब इंसान का हर एक दिन, हर एक पल बस एक ही चुनौती थी, किसी तरह जिंदा रहना। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये इंसान के विकास की एक अविश्वसनीय छलांग है। सोचकर देखिए, लाखों साल तक इंसान सिर्फ शिकार के लिए बड़े बड़े पत्थरों पर टिका रहा, और फिर कुछ ही हजार सालों में उसने प्रकृति को समझना शुरू किया, जानवरों को पालतू बनाया और फिर खेती करके अपनी किस्मत खुद लिखनी शुरू कर दी। ये किसी क्रांति से कम नहीं था। इस सबसे पुराने दौर को हम कहते हैं पूरा पाषाण युग, और इसकी कहानी हम तक पहुंचाने का श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट को, जिन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। 1863 में उनकी एक छोटी सी खोज ने हमें दिखाया कि उस जमाने के लोग कैसे हाथ की कुल्हाड़ी और चॉपर जैसे मामूली पत्थर के औजारों से अपना गुजारा करते थे। और फिर एक ऐसी क्रांति आई जिसने सब कुछ, सच में सब कुछ बदल दिया। नवपाषाण युग में इंसान ने पहली बार जमीन में बीज बोना सीखा, गेहूं और जौ उगाए, जानवरों को पालना शुरू किया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये थी कि इंसान ने हमेशा के लिए गुफाओं को छोड़ा और मिट्टी लकड़ी के घर बनाकर बसना सीख लिया। यहीं से गांव और समाज की पहली ईंट रखी गई। और इस बड़ी क्रांति का सबसे बड़ा सबूत हमें कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ में। ये वो जगह है जहां हमें खेती और पशुपालन के सबसे पुराने निशान मिले। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यहीं पर भारत की आने वाली महान शहरी सभ्यताओं की नींव का पहला पत्थर रखा गया था। और उस नींव पर एक ऐसी सभ्यता खड़ी हुई जिसके शहर इतने आधुनिक थे कि आज भी दुनिया देखकर हैरान रह जाती है। तो चलिए मिलते हैं भारत की पहली महान नगरीय सभ्यता से। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। दशकों तक तो दुनिया को इसके बारे में पता ही नहीं था, जब तक कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और फिर 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज नहीं कर ली। इन खोजों ने दुनिया के सामने एक ऐसी सभ्यता का राज खोला जो अपनी कमाल की शहर योजना के लिए अपने वक्त से सदियों आगे थी। अब जरा इनकी इंजीनियरिंग देखिए, सच में दिमाग घूम जाता है। सड़कें एकदम सीधी, जैसे किसी ने स्केल से खींची हों। घर पक्की ईंटों के बने थे और उनकी जो ड्रेनेज व्यवस्था थी, अरे वो तो आज के कई शहरों को भी टक्कर दे दे। चाहे मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार हो या लोथल का बंदरगाह, हर चीज उनकी अद्भुत प्लानिंग को दिखाती है। और तो और, ये लोग दुनिया में कपास उगाने और उसके कपड़े पहनने वाले शुरुआती लोगों में से थे। कमाल है ना? लेकिन इतनी समझदार सभ्यता अपने पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छोड़ गई। हमें उनकी लिखावट तो मिली है, पर उसमें लिखा गया है ये आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। जरा सोचिए, उनकी पूरी कहानी, उनके विचार, सब कुछ उन निशानों में कैद है, और हम बस इंतजार कर रहे हैं कि कब ये राज खुलेगा। सिंधु घाटी की उस रहस्यमयी खामोशी के बाद भारत की कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब फोकस बड़े बड़े शहरों से हटकर नए विचारों, नए दर्शन और ताकतवर राज्यों के उदय पर चला जाता है। एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत होने वाली थी। और ये था वैदिक काल। अच्छा, इसे समझने के लिए दो हिस्सों में देखते हैं। पहले ऋग्वेदिक काल में समाज कबीलों वाला था। लोग यहां से वहां घूमते रहते थे, और पता है सबसे बड़ी दौलत क्या थी? गाय। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें वो उतना अमीर। लेकिन फिर आया उत्तर वैदिक काल, और लोहे के औजारों ने खेती में क्रांति ला दी। अब लोग एक जगह बस गए, बड़े बड़े राज्य बनने लगे, और यहीं से वर्ण व्यवस्था भी ज्यादा सख्त होती चली गई। और इसी दौर में जब धार्मिक रीति रिवाज बहुत मुश्किल हो रहे थे और समाज में असमानता बढ़ रही थी, तब दो महान विचारकों का उदय हुआ। एक तरफ थे महावीर, जिन्होंने हमें अहिंसा और सत्य का रास्ता दिखाया, और दूसरी तरफ थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने दुनिया को दुख का कारण और उससे छुटकारा पाने का रास्ता बताया, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के रूप में। इन दोनों ने भारत की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इन वैचारिक क्रांतियों के साथ ही भारत में राजनीतिक एकीकरण का एक जबरदस्त दौर शुरू हुआ।
ये था महान साम्राज्यों का युग। ये कहानी शुरू होती है एक साधारण से युवक चंद्रगुप्त मौर्य और उनके असाधारण गुरु चाणक्य से। इन दोनों ने मिलकर ताकतवर नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका और भारत के पहले एक एम्पायर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य ने सिर्फ एक साम्राज्य ही नहीं बनाया, बल्कि अर्थशास्त्र जैसा ग्रंथ भी लिखा, जो आज हजारों साल बाद भी राजनीति और शासन चलाने की एक बेजोड़ किताब मानी जाती है। 261 ईसा पूर्व। इतिहास में ये साल बस एक तारीख नहीं, एक मोड़ है। एक ऐसा युद्ध जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये था कलिंग का युद्ध। इस युद्ध में जो भयंकर खून खराबा हुआ, उसने सम्राट अशोक को अंदर तक हिला दिया। जीत की खुशी तो दूर, उन्हें चारों तरफ सिर्फ तबाही और दर्द दिखाई दिया, और उसी दिन उन्होंने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। और उन्होंने दुनिया को बताया कि धम्म ही सच्ची विजय है। उन्होंने तलवार को हमेशा के लिए रख दिया और शांति, नैतिकता और करुणा के रास्ते पर चल पड़े, जिसे उन्होंने धम्म का नाम दिया। और ये बात उनकी विरासत की गहराई को दिखाती है। सारनाथ में बनवाया गया उनका ये सिंह स्तंभ आज हमारे स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जो हमें बार बार उनके शांति के संदेश की याद दिलाता है। मौर्यों के बाद भारत ने एक ऐसा दौर देखा जिसे स्वर्ण युग कहते हैं। ये था गुप्त वंश का शासन। एक तरफ समुद्रगुप्त जैसे सम्राट थे जो अपनी जीतों से साम्राज्य फैला रहे थे, तो दूसरी तरफ चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासक थे जिनके दरबार में कालिदास जैसे नवरत्न कला और साहित्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे। लेकिन इस युग की सबसे बड़ी देन थी ज्ञान विज्ञान में हुई तरक्की। इसी दौर में आर्यभट्ट ने दुनिया को बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और यहीं पर शून्य, जीरो और दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ। एक ऐसी खोज जिसने गणित और विज्ञान की पूरी दुनिया ही बदल दी। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे सत्ता और संस्कृति ने मिलकर भारत की विरासत को बनाया। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां चोल राजवंश एक नई ताकत बनकर उभर रहा था। राजा चोल ने तंजावुर में विशाल बृहदीश्वर मंदिर बनवाया, जो आज भी आर्किटेक्चर का एक चमत्कार है। उनके बेटे राजेंद्र चोल तो इतने ताकतवर थे कि उनकी नौसेना दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना दबदबा रखती थी। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी देन थी गांव चलाने की उनकी व्यवस्था, जो एक तरह से स्थानीय स्वशासन यानी लोकल डेमोक्रेसी का एक शुरुआती रूप थी। उस जमाने में ये एक असाधारण बात थी। तो जब हम इस लंबे सफर पर नजर डालते हैं, पत्थर के एक साधारण से औजार से लेकर तंजावुर के उस शानदार मंदिर तक, तो आखिर इसका सार क्या है? क्या ये सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी है, या कुछ और भी है? इसका जवाब शायद इस एक वाक्य में छुपा है। सत्ता मिटती है, संस्कृति जीवित रहती है। साम्राज्य बने और वक्त के साथ मिट गए, लेकिन भारत की आत्मा, उसकी संस्कृति हमेशा जिंदा रही और आगे बढ़ती रही।